जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का जो इतिहास का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग आज मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद वाला जो टाइम पीरियड आता है उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि जो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी मतलब जब मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ और उसको मारने के उसका जो सेनापति था पुष्यभूति शुंग, उन्होंने मारकर किसको मारकर बृहद्रथ को मारकर फिर अपना शासन शुरू करता है शुंग वंश और यहीं से फिर मौर्योत्तर काल शुरू होती है। मौर्योत्तर काल और झारखंड इस संदर्भ में ज़्यादा हम लोग को जानकारी नहीं है, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। केवल इसमें जो सिक्के मिले हैं, कुषाण का सिक्के मिले हैं, इंडो ग्रीक का और सिथियन का, मेनली हम लोग को तीन ही चीज़ पढ़ना है। लेकिन जब ये सिलेबस में लिखा है कि मौर्योत्तर काल और झारखंड, तो यहाँ संभावना बनती है कि मौर्योत्तर काल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे कि मौर्योत्तर काल का कुछ शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही उसका जो विभिन्न, क्योंकि जो भिन्न भिन्न शासक राजा बने उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मौर्य काल था तो मौर्य काल केंद्रीकृत शासन था, वहाँ पे एक ही शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, इस तरह से लास्ट तक बृहद्रथ आते आते जो ये था कमजोर था, उसका जो शक्तिशाली जो पावर था वो कम हो गया। अब क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे क्षेत्रों में भिन्न भिन्न करके मतलब अलग अलग राजा अलग अलग शासक बनता है। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण का काल अब शुरू हो जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति का जो संकेंद्रण है वो एक जगह ना होकर अलग अलग छोटे छोटे जगहों में बंट जाना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल और झारखंड के बारे में। तो जो मौर्योत्तर काल है ये कब से कब होगा, बृहद्रथ की मृत्यु कब हो रही है 185 बीसी से कितना करेंगे इसको 300 एडी, मतलब हम लोग 185 बीसी से 185 बीसी से आफ्टर 300 एडी तक, यह है मौर्योत्तर काल का। अब हम लोग चूंकि हम लोग अभी चर्चा क्या किए कि मौर्योत्तर काल जो है इसमें कोई एक शासक नहीं था बल्कि क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। तो हम लोग इसमें देखते हैं दो तरह में क्या क्या देखेंगे कि एक तो देशी वाला होगा, देश के अंदर ही जो हुआ देशी शासन व्यवस्था, और चूंकि जब क्षेत्र कमजोर होगा तो विदेशी लोग भी आक्रमण करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे विदेशी क्षेत्र वाला। तो जो देशी शासन व्यवस्था में आया ये कौन कौन सा वंश आया उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं देशी शासन व्यवस्था में, या देशी जो आए हैं उसमें देशी राज्य जो बना। तो देशी राज्य जो बना उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देशी राज्य में जो सबसे पहले आता है बृहद्रथ को मानने वाला कौन था, पुष्यभूति शुंग। तो शुंग वंश पहले आएगा, शुंग वंश। इसका संस्थापक कौन है, पुष्यभूति शुंग। सेकेंड में कौन आ रहे हैं, मेनली हम लोग को इतने जानने से भी चलेगा, और यहीं से पतंजलि जो हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन वाला, वो इसी का मतलब पुरोहित थे, किसका, पुष्यभूति शुंग का। अब हम लोग देखते हैं शुंग वंश के बाद जो आया था, शुंग वंश के बाद कण्व वंश। कौन सा वंश है, कण्व वंश। ये मतलब एक के बाद एक आता है। कण्व वंश का जो संस्थापक है ये कौन है, वासुदेव। वासुदेव कौन है, संस्थापक है। उसके बाद कौन सा वंश है, कण्व वंश में टोटल 4 ही शासक बने हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट में जो आता है चेदी वंश। कौन सा, चेदी वंश, और इसको महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। महामेघ
वाहन, महामेघवाहन वंश। ये हम लोग का जो ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, कलिंग वाला जो क्षेत्र है वो वाला है। और इसको यहाँ का जो प्रमुख शासक था खारवेल, खारवेल का हातिम गुफा अभिलेख हम लोग पढ़े थे, वही वाला शासक है चेदी वंश वाला। ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है सातवाहन, सातवाहन वंश आया और इसका संस्थापक कौन है? सिमुक। कौन है? सिमुक, ये है संस्थापक। और उसके बाद आता है सातवाहन के बाद फिर संगम काल आता है। संगम काल में हम लोग का चोल, चेर, पांड्य, ये सब हम लोग को पढ़ना था संगम काल में। तो ये सब जो शुंग वंश, कनु वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश और संगम वंश, ये एक के बाद एक क्रमानुसार आया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कनु वंश मतलब एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कालखंड के अनुसार दे सकता है अरेंज करने के लिए। तो शुंग वंश के बाद आया है कनु वंश, कनु वंश के बाद चेदी वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, फिर संगम काल आया है। ये हम लोग को इतना याद रखना है इधर से। अब हम लोग थोड़ा विदेशी वाला में देखते हैं कि विदेशी वाला में कौन कौन सा वंश था या कौन कौन आया, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो विदेशी में आया था, जैसे इंडो ग्रीक आए हैं, यहाँ पे कौन आए हैं? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक आए हैं इसमें। इंडो ग्रीक आए हैं और इंडो ग्रीक जो है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं हम लोग। इंडो ग्रीक जो है, इंडो ग्रीक ने पहली बार जो भारत में आक्रमण किए थे, ये लोग पहली बार आक्रमण कहाँ किए थे? इस पर फर्स्ट आक्रमण भारत में अगर पहली बार आक्रमण कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? इंडो ग्रीक लोग। और किसको? पुष्यभूति शुंग को ही ये लोग आक्रमण किए थे, शुंग वंश में। तो इंडो ग्रीक पहले आता है। उसके बाद सेकेंड में जो आएगा विदेशी राज्य, वो आएगा हम लोग का शक वंश। शक हम लोग पढ़े होंगे शक वंश में। अच्छा, इंडो ग्रीक में जो होगा जैसे मिनांडर, मिनांडर का हम लोग नाम सुने हैं। मिनांडर हम लोग मिलिंद पानो जो बौद्ध धर्म है उसमें हम लोग सुने होंगे। मिलिंद पानो में कौन है? एक जो मिलिंद है, मिनांडर को ही यहाँ मिलिंद कहा गया। और मिलिंद पानो जो ये है बौद्ध धर्म, बौद्ध का जो साहित्य है उसमें इसका नाम मिलता है मिलिंद पानो में। और शक वंश से संबंधित अगर हम लोग देखें तो रुद्रदमन का नाम सुने होंगे हम लोग। रुद्रदमन ये कौन से वंश से संबंधित है? शक वंश से। तो विदेशी राज्यों में इंडो ग्रीक, शक वंश, और एक आता है तीसरा नंबर में, वो है हम लोग का कुषाण वंश। कुषाण वंश, ये सब हम लोग देखे थे। तो इसको एक बार देख लीजिए। इंडो ग्रीक में कौन था? मिनांडर, शक में रुद्रदमन, और कुषाण वंश में कौन था? इसका संस्थापक कुजुल कटफिसस है। और जो मेन इसका जो हम लोग का आया है कनिष्क इसी संबंधित है ना। अब हम लोग ये सब जो चेक किए या जो हम लोग पढ़े, अब हम लोग इसको देखेंगे झारखंड के संदर्भ में क्या इसकी उल्लेख है। हम लोग क्यों आखिर पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल, तो इसको अब हम लोग उधर से मिलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग झारखंड का भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा कि झारखंड का मौर्योत्तर काल में हम लोग को क्या है। तो इंडो ग्रीक का जो शासन है या शक या कुषाण वंश, कुषाण वंश का जो मुख्य शासक कौन है? कनिष्क। और इसका अगर ये बोलेगा तो कुजुल कटफिसस। संस्थापक जो है कुषाण का संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस, ये इसका संस्थापक है कुषाण वंश का। और उसका और एक कौन है? कनिष्क। ये मतलब इसके नेतृत्व में ये किया गया था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ था कनिष्क के संदर्भ में। तो अब हम लोग इसको झारखंड के संदर्भ में देखेंगे।
तो हम लोग जो देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल में झारखंड से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली जो मेन था उसको तो हम लोग 2 मिनट में भी देख सकते थे, लेकिन उसका जो भूमिका बनाना है हम लोग कैसे सिर्फ याद तो नहीं रखना है ना, हम लोग को उसका कहानी भी याद करना है, उस समय में क्या चल रही थी उसको भी जानना जरूरी था, इसलिए हम लोग देख लिए। और ये जीएस में भी तो पढ़ना है, जीवन इतना आसान नहीं है कि झारखंड का हिस्ट्री पढ़ के निकलेगा कुछ भी एग्जाम, जीएस में भी ध्यान देना है। तो जो भी मतलब जो समकालिक है उसको हम लोग जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते चलेंगे, तो एक मतलब रिवीजन टाइप का हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है और कुछ नहीं। तो हम लोग अभी जो झारखंड के संदर्भ में अभी जो मौर्योत्तर काल है उसमें हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले उसका साक्ष्य कहाँ मिला है उसको हम लोग को देखना है, और वही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग देखें रांची से, तो जो रांची जो जगह है यहाँ पे कुषाण कालीन साक्ष्य मिला है, कुषाण कालीन सिक्कों का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब हम लोग देख लिए कुषाण वंश हम लोग अभी जस्ट पढ़े, इंडो ग्रीक के बाद इंडो ग्रीक पढ़े ना, उसके बाद हम लोग शक पढ़े और उसके बाद हम लोग कुषाण पढ़े। तो ये कुषाण वही है और इसका सिक्का हम लोग को कहाँ मिल रहा है, रांची में। दूसरा हम लोग देखेंगे रांची के बाद चाईबासा, चाईबासा में कहाँ का साक्ष्य मिलता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुषाण का कहाँ मिला, रांची में, और चाईबासा का जो मिल रहा है इंडो सिथियन, ये हम लोग का इंडो सिथियन का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ पे मिला है, चाईबासा में। तो ये समझ में आ गया। तीसरा जो साक्ष्य मिला है हम लोग का वो हम लोग का मिला है सिंहभूम क्षेत्र में। कहाँ पे, सिंहभूम क्षेत्र में। और ये कहाँ का मिला, ये रोमन साम्राज्य का। तो एक्चुअली हम लोग को मौर्य का साक्ष्य सिक्का मतलब सिक्का मिला है, ठीक। तो एक्चुअली हम लोग को यही 3 चीज़ पढ़ना था मौर्योत्तर काल में, लेकिन हम लोग मौर्योत्तर जब पढ़ रहे हैं तो उसका जो हम लोग बेसिक चीज़ें हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास किए, बाकी मेन यहीं पे था। इसमें और एक चीज़, जो मौर्योत्तर काल है इसी टाइम नागवंश, फणिमुकुट जो फणिमुकुट राय हैं, फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना करती है, नागवंश की स्थापना करता है। तो जो फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कब करता है, मौर्योत्तर काल में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अब फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना करता है कब, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर रांची से क्या मिला है, कुषाण कालीन सिक्के, चाईबासा से क्या मिला है, इंडो सिथियन सिक्के, और सिंहभूम क्षेत्र से क्या मिला है, रोमन साम्राज्य का सिक्के। तो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग मौर्योत्तर काल और झारखंड के बारे में चर्चा किए। आप सभी को अगर ठीक लग रहा है, सही लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, और अगर आप नए हैं तो इसको जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।